नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और आज हमारे इस शो के गेस्ट हैं प्रभाकर कुडवा, जो संविति कैपिटल के को फाउंडर और सीईओ है, डायरेक्टर है। प्रभाकर जी मुंबई से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन मार्केट के बहुत करीब हैं। तो आज हमने सोचा कि प्रभाकर जी से बात की जाए, क्योंकि प्रभाकर जी के जो मार्केट के व्यूज हैं वो काफी अट्रैक्टिव है। मैं बताऊं कि काफी पहले की बात है, सर करीब 2 साल पहले की बात होगी। तो बाई चांस कहीं से पॉपअप हुआ, मैंने एक न्यूज़लेटर पढ़ा, वो प्रभाकर जी ने लिखा था। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छे इनसाइट्स हैं मार्केट के। मैं तब से प्रभाकर को फॉलो करता था, बट चांस अब मिल पाया कि हम उनसे बातचीत करें सामने सामने। तो प्रभाकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द एंड शो में। और हमने अपने दर्शकों से प्रॉमिस किया है कि हम आपको एकदम यूजुअल वॉइस से अलग हट के थोड़ी सी जो मार्केट की इनसाइट्स है वो देने की कोशिश करेंगे। ये हमारे दर्शकों से प्रॉमिस है। तो आई फाइंड यू वेरी सुटेबल फॉर दिस। तो इसलिए हम जी, आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सो होपफुली थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर कर पाऊंगा मैं। अरे थोड़ा नहीं, बहुत कुछ कर पाएंगे। तो बिल्कुल हम लोग आसान भाषा में और जी मार्केट की जो बहुत ही टफ बात, ये हिंदी में कहते हैं गूढ़ बातें हैं, कठिन बातें, आसान जी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो जी टॉप ऑफ द माइंड सबके दिमाग में इस समय एक सवाल ये है कि इस समय जो स्टेट ऑफ द मार्केट है, मार्केट की जो इस समय सिचुएशन है, वैल्यूएशन वाइज या अर्निंग वाइज या अदरवाइज भी, जैसे भी आपको लग रहा है, आप इस समय के मार्केट को कैसे एक्सप्लेन करें? जी। नहीं, मेरी सोच थोड़ी थोड़ी अलग है शायद इस मामले में। तो मैं कभी भी मार्केट को एक पॉइंट इन टाइम के हिसाब से नहीं देखता हूँ कि अभी क्या चल रहा है। हमको जब भी आप मार्केट को एनालाइज करते हैं, आपको थोड़ा बिग पिक्चर देखना पड़ता है, क्योंकि बिग पिक्चर में ही बात साफ समझ में आती है। क्योंकि जब हम मतलब जैसे जूम इन करके देखते हैं, अगर आप कैमरा में भी जूम इन करेंगे तो क्लैरिटी चली जाती है। तो अगर आप थोड़ा पीछे हट के जूम आउट करके देखते हैं तो आपको बात समझ में आती है हो क्या रहा है करके। तो इसके लिए एक मंथली चार्ट टाइप ऑफ टूल मैं जनरली देखता हूँ। मैं टेक्निकल ज्यादा करता नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे प्राइस एक्शन में इंटरेस्ट है। तो जहां जहां प्राइस एक्शन काम आता है वहां वहां प्राइस एक्शन यूज करता हूँ, और मोस्टली तो फंडामेंटल्स पे ही काम करता हूँ। बट मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे, और अगर आप जनरली किसी भी मार्केट का, इंडिया का हो, यूएस का हो, कोई भी मार्केट अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको तीन टाइप के मूव दिखेंगे। सो एक जो मूव होता है वो अप ट्रेंड होता है, तो मार्केट एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाता है। दूसरा मूव होता है डाउन ट्रेंड। एक अच्छा बुल मार्केट के बाद आपको एक अच्छा करेक्शन आता है, और उस करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन फेज आता है। सो ये तीन तीन फेजेस होते हैं मार्केट के। और उसके बाद कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद एक नया लेग स्टार्ट होता है जो मार्केट को दूसरे ऑर्बिट पे लेके जाता है। तो अगर हम अपने मार्केट का देखें तो शायद एक 1.5 साल पहले निफ्टी 18,000 पे था, 18,000 पे था। 18,000 से 26,000 की उसने एक मूव बनाई। 26,000 की मूव बना के उस सितंबर अक्टूबर तक, उसके बाद एक करेक्शन आया जो 26,000 से उसको 22,000 तक लेके आया। और अभी 22,000 से अभी 24,000 के पास घूम रहा है, 24-25 के पास घूम रहा है वो। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे मार्केट को, तो मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो लास्ट 1.5-2 साल में एक अच्छा अप ट्रेंड हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छे पैसे बनाए। सब लोगों ने पैसे बनाए इस अप ट्रेंड में, जो जो मार्केट में काम करते हैं। उसके बाद एक काफी शार्प करेक्शन आया, और अब जो जो फेस चल रहा है वो कंसोलिडेशन फेस चल रहा है। तो ये पैटर्न है, और ये पैटर्न हर बार रिपीट होता है। इसमें आपको सिर्फ जैसे मैंने बोला, एक स्टेप बैक लेके समझना है कि हम किस फेज में हैं। और ये बहुत जरूरी बात क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, क्या हम अप ट्रेंड में हैं, क्या हम डाउन ट्रेंड में हैं, क्या हम कंसोलिडेशन में, अगर आप ये बात समझ गए तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करने में, स्ट्रैटेजी को यू नो कैसे इस एनवायरनमेंट में फिट करना है, एलोकेशंस कैसे करने हैं, क्या क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता है, वो सारी चीजें आपको काफी हद तक ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से हम लोग 2-3 एटलीस्ट 2 साल बहुत अच्छे रहे थे। और अभी जो फेज चल रहा है वो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ये बहुत ही नेचुरल है, जिसको मैंने रिसेंटली अपने न्यूज़ लेटर सब्सटैक में लिखा भी था कि मैंने बोला था कि दिस इज अ फेज ऑफ डाइजेशन। ये जो हम्म, खाया है, ओवर ईटिंग हुआ है, वो पचा रहे हैं अभी।
तो काफी अच्छे रिटर्न्स आए हैं स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में। और जैसे मैंने बोला कि निफ्टी तो शायद 18,000 से 26 तक गया था, 40% ऊपर गया था। बट मिड एंड स्मॉल कैप्स अगर आप देखेंगे तो शायद 70, 80, 100% तक भी इंडेक्स ऊपर गए और स्टॉक्स उससे भी ज्यादा ऊपर गए, राइट। सो ये जो अभी चल रहा है, ये डाइजेशन चल रहा है, ये कंसोलिडेशन फेज है। ये ऑलरेडी जैसे मैंने बोला कि सितंबर अक्टूबर में चालू हुआ था, तो अभी कुछ कुछ टाइम बाद 1 साल हो जाएगा इस फेज का। जनरली ये फेज 12 to 18 months लास्ट करता है, राइट। बुल मार्केट विल लास्ट 2 to 3 years एंड कंसोलिडेशन लास्ट बिटवीन 12 to 18 months। मार्केट में कोई कभी रूल नहीं होता है, कभी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये सब एक, जैसे बोलते हैं कि एक हमको समझने के लिए एक रूल्स ऑफ थंब बोलते हैं इंग्लिश में, राइट, कि ये एक हमारे एक माइलस्टोन टाइप है कि हाँ, तो अभी हम कंसोलिडेशन हमारा 1 साल का होने वाला है, तो शायद कुछ महीनों में फिर से नेक्स्ट लेग चालू हो। तो आपका सवाल का सिंपल आंसर देने का ये है कि अभी हम लोग कंसोलिडेशन फेज में हैं और डाइजेशन फेज में हैं, और मेरे ख्याल से अगले कुछ महीने भी ऐसे ही रहेंगे जब तक निफ्टी 26,000 ब्रेकआउट नहीं करता है। वी विल रिमेन इन दैट कंसोलिडेशन फेज, और उसके बाद ही जो नया लेग है वो चालू होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे जनरली लोग रात में अगर 8 बजे डिनर कर लें तो सुबह 3-4 बजे तक सब डाइजेस्ट हो जाता है और 5 बजे उठ के वो योगा करने लगते हैं। तो हम लोग अभी जी रात में 2 बजे के आसपास है, तो 4-6 जी महीने भी और जी लगेंगे डाइजेशन में। तो वेरी जी इंटरेस्टिंग। जी। क्या ये आपकी बात से मैं ये साउंड भी कर रहा हूँ, ये मान लेना चाहिए कि ये जो इस समय का बाजार है, मतलब राइट वर्ड तो नहीं कह सकते, मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं होता, लेकिन 24,000 के आसपास का टेम्परेरी एक बॉटम है, कंसोलिडेशन उसी के लेवल पे हो रहा है। तो आप मान लीजिए 24,000 के आसपास मार्केट घूमता रहेगा 6 महीने और। हाँ, मेरे हिसाब से जो रिसेंट लो बना है वो 22,000 के पास था। सो आई थिंक हम्म, जब तक 22,000 हमारा ब्रेक नहीं करते हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ब्रेक, मार्केट चाहता नहीं है नीचे जाना, क्योंकि नीचे जाने के रीजंस बहुत है मार्केट के पास। बहुत सारे हम्म, रीजंस लास्ट 6 महीने में आ चुके हैं, बट मार्केट नीचे जाना नहीं चाहता है। सो ये दैट इज वो जो बोलते हैं ना, टेप रीडिंग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन रीडिंग बोलते हैं। तो इससे तो ये पता हम्म, चल रहा है कि मार्केट शायद ऊपर भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि ऊपर जाने के भी उतने रीजंस नहीं है इमीडिएटली, बट नीचे भी नहीं जाना चाहता है क्योंकि एक करेक्शन हो चुका है। जो फ्रॉथ था मार्केट में लास्ट 2 साल का, वो काफी हद तक क्लियर आउट हो चुका है। लॉट ऑफ वीक प्लेयर्स बाहर जा चुके हैं, स्पेशली एसएमई में, माइक्रो कैप्स में, स्मॉल कैप्स में जो फ्रॉथ था वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। तो अभी जो मार्केट का जो स्टेट है उसमें जैसे मैंने बोला ना कि अभी ये साइडवेज टाइप का फेस मुझे लग रहा है कि ये दिस इज अ साइडवेज काइंड ऑफ अ मार्केट। और अभी कुछ नया हम्म, ट्रिगर आएगा। जब वो ट्रिगर आएगा, इट कुड बी अर्निंग्स ग्रोथ, इट कुड बी ग्लोबली भी देखेंगे तो यू नो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, नैस्डैक शायद ऑल टाइम हाई मार चुका है आज। नैस्डैक ये हैज ब्रोकन आउट ऑलमोस्ट, शायद 5-6 पॉइंट बचे होंगे, बट तो ग्लोबल मार्केट्स भी कंसोलिडेशन में थे और इंडिया भी कंसोलिडेशन में था। अभी अगर ग्लोबल मार्केट्स ब्रेकआउट करते हैं तो निफ्टी भी शायद उनके पीछे पीछे ब्रेकआउट कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है, जब सितंबर लास्ट ईयर, 30 सितंबर वाज द लास्ट डे आई गेस, कि जहां के बाद से मार्केट ने गिरना शुरू किया था। उस समय कोई टैरिफ का इशू नहीं था, कोई वॉर का इशू नहीं था। उस समय सिर्फ एक बात लोग कह रहे थे, फंड मैनेजर्स भी कह रहे थे कि मिड और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन रिच हो गए हैं, बहुत महंगा हो गया बाजार, बहुत महंगा हो गया है। तो वो महंगा कब हुआ था? जब 26,240 के आसपास वो आया था। हम वहां से बहुत दूर नहीं है। हम सिर्फ कितना, अभी 25,000 अगर है, हम तो बहुत बहुत दूर नहीं है वहां से। और अगर मिड कैप स्मॉल कैप में देखें तो केवल 5% का अंडर परफॉर्मेंस बचा है। तो क्या वैल्यूएशन वाइज आपको लगता है कि फिर वही कहानी दोहरा रही, डेजा वू हो रहा है कि अब फिर से लोग कहना शुरू करें यार हुआ कुछ नहीं लेकिन महंगा हो गया बाजार? क्या ऐसा होगा, या अर्निंग का सपोर्ट मिल जाएगा Q1 में तो हमारा ये एडजस्टमेंट हो जाएगा? नहीं, बाजार, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो बाजार को इतने साल देखा है, मेरे हिसाब से कभी भी बाजार महंगा है इस वजह से नहीं गिरता है कभी भी, क्योंकि बाजार जो बुल मार्केट बनते हैं वो महंगाई पे ही बनते हैं। मैंने काफी बुल मार्केट्स देखे हैं, काफी स्टॉक्स देखे हैं जो पूरा का पूरा रैली चलता रहता है, स्टॉक 5 बैगर 10 बैगर हो जाता है और लोग यही बोलते रहते हैं कि एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टॉक ऊपर जाता रहता है, जाता रहता है। अब आपने भी देखा होगा, मैंने, हम सबने देखा है, राइट। सो ये मार्केट कभी भी वैल्यूएशन की वजह से गिरता नहीं है। मार्केट गिरता तब है जब ग्रोथ कम आता है, जब ग्रोथ पे एक हिट आता है, तब मार्केट को समझ में आता है, ये मार्केट का नेचर है।
तो मार्केट को समझ में आता है कि अरे मैं इसको वैल्यूएशन, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन ग्रोथ की वजह से दे रहा होता है, तो जैसे ही ग्रोथ में कुछ गड़बड़ी आती है मार्केट डर जाता है और उसके बाद वो करेक्शन चालू होता है। तो ये सेम चीज सितंबर में भी हुई थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो Q1 जो था वो इलेक्शन क्वार्टर था, तो दैट वाज द एक्सक्यूज, सब लोग दे रहे थे कि इलेक्शन क्वार्टर है, तो सब काम बंद हो गया है, कुछ काम बढ़ नहीं रहा है, विच वाज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जब फिर Q2 के नंबर्स भी खराब आए, जब पिकअप हम्म, उतना अच्छा नहीं दिखा, उस रीजन की वजह से मार्केट ने एक्चुअली गिरना चालू किया था कि ये अभी लगता नहीं है कि एक दो क्वार्टर ग्रोथ वापस आने वाली है। वो मार्केट को Q2 में समझ में आया। Q1 तो मार्केट ने छोड़ दिया कि इलेक्शन है, चलो अंडरस्टैंडेबल है, एक्सप्लेन कर दिया। बट जब Q2 के नंबर भी कुछ खास नहीं आए, तब मार्केट को लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है और मार्केट गिरना चालू हो गया। उसके बाद ऑफ कोर्स टैरिफ वाली, सो ग्रोथ जैसे ही वापस आना चालू हुआ Q3 में, तो फिर टैरिफ चालू हो गया। टैरिफ का जब सॉल्व हुआ तो अभी इंडो पाक वॉर हो गया। अब इंडो पाक वॉर जब हो गया तो उसके बाद अभी ये ईरान और इसराइल का जो चल रहा है वो वॉर चालू हो गया। सो आई थिंक ग्रोथ का जो फियर था वो एक दो क्वार्टर तक था, बट आई थिंक अभी मार्केट को लग रहा है कि ग्रोथ वापस आने वाली है। किसी ने ट्विटर पे डाला था रिसेंटली, मैंने देखा एक एनालिसिस निफ्टी हम्म, 500 कंपनीज का। तो वो क्या बोल रहे हैं कि निफ्टी 500 कंपनीज का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अराउंड 11 to 12% दिख रहा है। राइट। बट अगर आप उसमें से निफ्टी 50 कंपनीज को निकाल देते हैं और ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं, देन दैट ग्रोथ इज कमिंग टू अबाउट 23-24%, राइट। सो ब्रॉडर मार्केट में ग्रोथ वापस आ रहा है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफी ठीक ठाक थे। और एज वी गो इन टू द नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि जो मार्केट में बोलते हैं लो बेस इफेक्ट आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर Q1 Q2 काफी खराब थे। तो इस बार का जो Q1 Q2 होने वाला है वो काफी हद तक शायद अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का लो बेस इफेक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस, अर्निंग्स और मार्केट में एक और चीज होती है, जैसे आप बोल रहे थे कि हम उसी लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे हम पहले थे। लेकिन जब हम वहां पे पहले थे तो मार्केट शायद FY 25 26 डिस्काउंट कर रहा था, लेकिन अब 6 महीने एक साल होने को आया है तो मार्केट अभी FY 26 FY 27 डिस्काउंट करेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इवन दो वी आर एट द सेम लेवल, वैल्यूएशंस जब आप FY 27 का जो मार्केट देखना चालू करेगा अभी, उस हिसाब से वैल्यूएशंस आर स्टिल नॉट दैट आउट ऑफ वैक, थोड़े बहुत रीजनेबल हैं। क्योंकि उतना टाइम अभी निकल गया है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ भी वापस आ रहा है। तो वैल्यूएशंस ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं, लेकिन जैसी लिक्विडिटी है मार्केट में, जिस टाइप का काफी म्यूचुअल फंड्स कैश में हैं, काफी रिटेल जो है मेरे ख्याल से कैश में है, क्योंकि वॉर के चक्कर में बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स वगैरह देख के वो सब जगह World War III ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। तो उस हिसाब से रिटेल भी कैश में है, म्यूचुअल फंड्स भी कैश में है। तो काफी जो बोलते हैं गन पाउडर इज ड्राई, राइट। यस। FII का एलोकेशन भी रिकॉर्ड लोस पे है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अलाउिंग, वो मार्केट को एक सपोर्ट दे रहे हैं एक्चुअली। तो इवन दो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, अगर ग्रोथ वापस आ गई तो मार्केट शायद नया हाई बनाएगा। प्रभाकर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपने भी गौर किया होगा कि इस वक्त जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो टैरिफ वॉर भी हो गया, अब सेटल ही हो जाएगा, धीरे धीरे सबके डील्स भी हो रहे हैं। हमने इंडिया पाकिस्तान का स्कर्मिश देख लिया, इसराइल ईरान वाला इतना बड़ा वो भी सेटल होता हुआ देख लिया है कि हमारा मार्केट गिरा नहीं। इवन इसराइल और वो तो मार्केट न्यू हाई बना रहे थे, मतलब वॉर के दिन हाई बन रहे थे वहां पे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जैसे अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि अर्निंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस पे मार्केट बैंक बन रहा है, तो जो इतना रेजिलियंस है हमारे अंदर मार्केट में कि मतलब इतना बड़ा वॉर चल रहा है, अब यूएस ने जाके ईरान पे बम गिरा दिया, फिर भी हम नहीं गिर रहे हैं, मार्केट नहीं गिर रहा है। क्रूड भी $10 ऊपर गया, फिर भी मार्केट नहीं गिरा। तो ये जो रेजिलियंस है हमारे इंडियन मार्केट की, ये अर्निंग्स पे बेस्ड है या फिर इसलिए क्योंकि बहुत पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड के पास तो वो लगा रहे हैं, बावजूद इसके कि थोड़ा वो कैश में है लेकिन फिर भी मोटा मोटी तो पैसा वो लगा ही रहे हैं, इसलिए हमारी स्ट्रेंथ बनी हुई है। आई थिंक अगर आप मतलब अ, किसी भी एंगल से देखें, राइट, एक एंगल है मैक्रो एंगल, राइट। अगर मैक्रो एंगल से देखेंगे तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्रूड। और मैंने न्यूज लेटर में भी लिखा था रिसेंटली कि मुझे लगता है कि क्रूड को अभी 80 क्रॉस करना, और 80 क्रॉस मतलब टेक्निकली शायद एक दो दिन के लिए क्रॉस कर भी दे, बट 80 के ऊपर क्रूड का रहना अभी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मल्टीपल हेडविंड्स हैं उसको। अ, हम्म, ये क्रूड के लिए बेस्ट केस सिनेरियो था।
अगर यही चीज 5 साल पहले होती तो क्रूड आज 100-120 पे होता है। बट क्रूड करेक्ट। 80 भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर आप उसको रिन्यूएबल्स का पुश बोल लो, जनरली स्लो डाउन इन द ग्लोबल ग्रोथ आप बोल लीजिए, क्योंकि चाइना इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन, यूएस ऑल्सो इज नॉट डूइंग ऑल दैट ग्रेट। तो क्रूड जो है मेरे ख्याल से वो 60 और 70 के बीच में आके सेटल हो जाएगा। ये बात मार्केट को शायद समझ में आ गई है, तो इसीलिए अगर क्रूड ऊपर भी जाता है तो मार्केट उतना टेंशन नहीं ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। वॉर चलेगा चलेगा तो शायद 1 महीना चलेगा, बट जैसे ही वॉर खत्म होगा, आपने देखा कितना इतनी जल्दी क्रूड गिरा कल रात को। एक 7-8% फॉल आया क्रूड में, जस्ट एक उसके न्यूज की वजह से, क्योंकि क्रूड का ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे हेडविंड्स हैं उसको। सप्लाई भी सब लोग पंप कर रहे हैं। अभी अगर ये ईरान वाली बात भी रिजॉल्व हो जाती है और उनके जो सैंक्शंस हैं वो चले जाते हैं, तो जो ईरान का जो सप्लाई है वो भी, जो अभी सिर्फ चाइना को मिल रहा है, वो सारा सप्लाई भी मार्केट में आ जाएगा। सऊदी पंप कर रहा है, रशिया पंप कर रहा है, यूएस पंप कर रहा है, काफी ज्यादा सप्लाई है। रिन्यूएबल्स मार्केट शेयर ले रहे हैं। तो क्रूड का एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया के लिए, जो पहले हमेशा हमारे ऊपर एक तलवार टाइप लटकती थी क्रूड की, हाँ, अब वो एक बहुत बड़ा फैक्टर चला गया है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। और अगर आप देखेंगे तो जो क्रूड का जो पास थ्रू है ना, ये गवर्नमेंट ने रिटेल रिटेल को नहीं किया है, तो ये जो सारा बेनिफिट मिल रहा है ये गवर्नमेंट के कॉफर्स में जा रहा है। एंड गवर्नमेंट का जो बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रांग हो गया है। जिस गवर्नमेंट ने जो इंडिया का बैलेंस शीट मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कर दिया, क्योंकि जो क्रूड का जो उनका जो डिफरेंशियल है, जो प्राइस $80-90 क्रूड पे था पेट्रोल पंप पे, वो सेम प्राइस आज भी है। सो इनडायरेक्टली हम लोग सब लोग एक टाइप का टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। जो गवर्नमेंट बोलता है कि टैक्स नेट वाइडन नहीं करे किया है, बट सबसे स्मार्ट तरीके से एक्चुअली लोगों से टैक्स ले रहे हैं, और इसका ये टैक्स सब लोग दे रहे हैं। ये आम आदमी भी दे रहा है, मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हैं, ट्रक ड्राइवर भी दे रहा है, एवरीबडी इज गिविंग। तो राइट। ये जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग है। क्रूड पे एक कैप है। हमारा करेंसी अगर आप देखेंगे तो करेंसी हैज बीन डूइंग वेरी वेल। करेंसी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यूएस डॉलर वीक हो रहा है। सो यूएस डॉलर इज ऑन अ डाउन ट्रेंड आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ स्ट्रेंथ। यूएस डॉलर में वीकनेस आ रही है, तो हमारा करेंसी को वो एक और टेलविंड है। तो मैक्रो साइड से देखेंगे आप तो चीजें फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग बिग इकोनॉमी। तो मैक्रो साइड से अगर आप देखेंगे तो इतने सारे फैक्टर्स हैं हमारे। अब आप आएंगे ग्रोथ पे, तो जैसे मैंने बोला कि ग्रोथ का पिकअप फिर से आ रहा है। और मेरे हिसाब से ये जो गवर्नमेंट है ना, इनका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है। ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया 9-10% पे ग्रो करे, क्योंकि उनको पता है कि 9-10% पे ग्रो करेगा तो वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, जैसे चाइना ने किया। तो वो लिक्विडिटी लेड ग्रोथ होती है कि आप बनाओ इंफ्रा, मतलब पैसे फेंको, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ये करो वो करो, वो सस्टेनेबल नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे पीक्स और ट्रफ्स आ जाते हैं। ये जो गवर्नमेंट है, इनके आप कोई भी एक्शंस देखेंगे तो ये सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं। तो मेरे ख्याल से इनके लिए ये अबाउट 6.5 to 7.5% ग्रोथ पे ये लोग फोकस करेंगे, और सस्टेनेबल तरीके से इस ग्रोथ पे इन्फ्लेशन कम रखेंगे, और इस ग्रोथ पे ये लोग टारगेट करेंगे। तो दिस इज हाउ डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑपरेट। उसमें ज्यादा मतलब हड़बड़ी सडनली ग्रोथ आया फिर गिर गया ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये एक और एंगल है। और तीसरी बात इज लिक्विडिटी, जैसे आपने बोला, राइट, कि 25,000 करोड़ एवरी महीना एसआईपी का पैसा आ रहा है, राइट, ईपीएफ का वो सब अलग, राइट। सो इतना सारा पैसा, अब ये पैसा जाएगा कहाँ पे? और मेरे एक मित्र हैं किरण धनवदा, वो भी अच्छा लिखते हैं ट्विटर पे, उन्होंने आज डाला है शायद, इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करता हूँ। उन्होंने बोला है कि जो अभी मार्केट में जो पैसा है, शायद आई थिंक 12 से 15% ही एफआईआई का पैसा है, बाकी सब पैसा डोमेस्टिक है, राइट। और राइट। और ये और ये पैसा है ना, ये पैसा इंडिया से बाहर नहीं जा सकता। ये जो करेक्ट। पैसा है, क्योंकि एलआरएस का लिमिट है, एलआरएस का लिमिट से ज्यादा कोई पैसा बाहर भेज नहीं सकता है। तो इस लिमिट की वजह से इस पैसे को इंडिया के अंदर ही रहना और यहीं पे इन्वेस्ट होना है। और यहीं पे इन्वेस्ट होना है तो कहाँ जाएगा? अगर एफडी के रेट्स गिर रहे हैं, राइट, रियल एस्टेट में तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट काफी अच्छा कॉम्पिटिशन है मार्केट के लिए, लेकिन रियल एस्टेट में भी काफी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, बट जो बिग चंक ऑफ दैट मनी वो इक्विटी मार्केट्स के लिए आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे मैक्रो, फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी, ये तीनों अगर आप मिला के भी देखेंगे ना, तो सब चीजें यही बोलती हैं कि मार्केट के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट है। और इसी वजह से मैंने बोला आपको कि इतने सारे रीजंस थे मार्केट को गिरने के, बट मार्केट नहीं गिर रही है। सो आई दैट इज माई अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग।
बिल्कुल आपने सही कहा। जो पॉइंट आपने रखा ना, एक तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहिए आप, या कहिए कि ऐसे रूल्स हैं जो हमारे फेवर में जाते हैं। हालांकि कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि कैपिटल कंट्रोल है इसलिए पैसा बाहर नहीं जा सकता, तो यहीं जी लगेगा। अब उसको कुछ जी। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए तो फायदे की बात है। एक बात आपने जो कही ना ग्रोथ वाली, उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, लास्ट वीक, मैंने बीसीजी कैपिटल के जन्मेजय सिन्हा का एक पॉडकास्ट किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि हमारी इकोनॉमी 6.5-7% पे अटक जाती है, जिंक्स है कि मतलब वो पिछले 20-30 सालों में उससे ऊपर जा ही नहीं सकती, वो एक आध क्वार्टर की अलग बात है। तो बोले तो बहुत अच्छी बात है। जब उन्होंने कहा कि जब मुझसे कोई फॉरेन का बंदा पूछता है कंसल्टिंग के लिए कि इंडिया का डाउनसाइड क्या है, तो हम कहते हैं 6.5%। क्योंकि जब कुछ नहीं था तब 6.5% थी, अब तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, इतना काम हो रहा है, तो 6.5 से नीचे तो जाएगा ही नहीं। एंड 6.5 इज अ वेरी गुड ग्रोथ, सस्टेनेबल, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया कि बहुत ज्यादा हाइप भी नहीं करनी कि इन्फ्लेशनरी हो जाए। तो ये एक बेटर स्ट्रेटजी है। तो दैट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है? ये तो हम लोगों के बीच में कंसेंसस बन गया है कि एक स्ट्रक्चरल तेजी है मार्केट में, और मेनी रीजंस हैं उसमें, आपने जैसे एक्सप्लेन किए। तो आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है? हाउ डू यू सेलेक्ट द स्टॉक? क्या देखते हैं आप? वैल्यूएशन देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, थीम देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, या कोट अनकोट नैरेटिव्स? क्या देखते क्या है आप? जी। जनरली क्या होता है ना, मतलब जैसे मैंने मार्केट में जब मैंने एंटर किया, तो मैंने जब यूजुअल मेरा पाथ था, मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखा, बेंजामिन हम्म, ग्राहम, वॉरेन बफेट, फिल फिशर, फिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आए। उसके बाद क्वालिटी में आए, क्वालिटी काम करता है। तो ऐसे अलग अलग पड़ाव जो जनरली सब लोग पास करते हैं, उस हिसाब से हम सीखते हैं। बट काफी सालों के बाद, मतलब एक्सपेरिमेंट करके, और काफी जब मैंने सोचा, तो दो तीन चीजें मतलब सामने आई। एक चीज ये सामने आई कि जो बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू, जैसे बहुत, मतलब मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा, बट इवन 5 ईयर व्यू, एक कंपनी पे एक्चुअली हम लोग एक 5 ईयर व्यू भी नहीं बना सकते हैं, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, राइट? बिकॉज मतलब ए ग्रुप कंपनीज पे बना सकते हैं, राइट? ए ग्रुप कंपनीज पे बना सकते हैं। ओके, पहली बात मैं ये बोलता हूँ कि जो वेल्थ क्रिएशन होता है ना, वो मिड एंड स्मॉल कैप्स में होता है, राइट? अगर आप लार्ज कैप्स में, कभी वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। लार्ज कैप्स में आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, बट अगर आप लार्ज कैप्स का रिटर्न्स देखेंगे ओवर एनी लॉन्ग पीरियड, तो आपको 12 से 15% पर आना मिलेगा। वो खराब रिटर्न नहीं है, वो अच्छा रिटर्न है, राइट? बट अगर आपको मल्टी बैगर्स बनाने हैं, और आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न 20% प्लस अगर आपका एस्पिरेशन है, तो आपको मिड और स्मॉल कैप्स में ही जाना पड़ेगा। दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग की लार्ज कैप्स में एज अ पोर्टफोलियो बड़ा पैसा नहीं बन सकता। इंडिविजुअल स्टॉक्स फिर भी जा सकते हैं, बट एज अ पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज कैप्स बड़ा पैसा बनाना मुश्किल है। बट अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लार्ज कैप्स वाला है, अगर आपको ज्यादा, मतलब वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, and you are happy with an average, an above average rate of return, and large caps definitely। तो एक मुझे समझ में आया कि जो मेरा यूनिवर्स है वो मिड एंड स्मॉल कैप्स में ही होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स भी वहां पे ज्यादा है, मतलब काफी वो बड़ा पॉन्ड है जिसको बोलते हैं। लार्ज कैप्स में तो टॉप टॉप 50, टॉप 60 कंपनीज, उसके उसके अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना होता है। बट उसके उसके बाहर काफी कंपनीज हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। दैट वाज फर्स्ट लर्निंग। सेकेंड लर्निंग ये मैंने बोला कि अगर आप मिड और स्मॉल कैप में काम कर रहे हैं, तो आपको 3 इयर्स 5 इयर्स का व्यू आप नहीं ले सकते, क्योंकि मैनेजमेंट को खुद नहीं पता होता है कि 3-5 साल में क्या होने वाला है, स्पेशली अभी करंट एनवायरनमेंट में, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं। सो दैट वाज द सेकेंड लर्निंग। थर्ड थर्ड लर्निंग वाज कि पैसा तब बनता है मार्केट में, जब जो कंपनी की जो स्टोरी है ना, वो चेंज होती है। अगर कंपनी की स्टोरी, अगर जो जो कंपनी 25% पर ईयर ग्रो कर रही है, 25% पर ईयर ग्रो कर रही है, अगर वो 25% ग्रो करती रहती है, उसमें आपका पैसा बनेगा। बट मार्केट वो प्राइसिंग कर चुका होगा। अगर 5 साल एक कंपनी 25% ग्रो करती है, और अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में एंट्री मारते हो, तो आप शायद 25% भी नहीं बना पाओगे, शायद आप 15 to 20% शायद आप बना लोगे, अगर पीडी रेटिंग नहीं हुआ तो। सो बड़ा पैसा, क्योंकि मैंने ये एनालिसिस में करता हूँ हर साल के जो बड़े विनर्स हैं, एवरी ईयर विच आर द बिगेस्ट विनर्स, मैं उनको जाके फिर उनका एनालिसिस करता हूँ कि ये विनर्स क्यों बने। तो मैंने पैटर्न देखा कि
ये विनर्स तब बनते हैं क्योंकि इनकी स्टोरी चेंज होती है। तो जो कंपनी है जो 15% ग्रो कर रही थी, सडनली 25 या 30% ग्रो करना चालू कर देती है। तो जब ये स्टोरी में जब ये चेंज आता है, तब मार्केट उसको रीरेट करता है, और रीरेटिंग में ही पैसा बनता है। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी का जो कोर है वो है कि टू आइडेंटिफाई, जो मैं बोलता हूँ कि डेल्टा चेंज इन द पीएनएल, और डेल्टा चेंज इन द बैलेंस शीट, और डेल्टा चेंज इन द कैश फ्लो, कि जो हो रहा था उससे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कुछ नया यहाँ पे होना चालू हो गया है। उसके बाद मेरा काम ये है कि मैं फाइंड आउट करूं कि ये क्यों हो रहा है, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या एटलीस्ट नेक्स्ट, मेरा जो टाइम फ्रेम है वो भी मैं बोलता हूँ कि अबाउट 6 to 8 क्वार्टर्स का है। 6 to 8 क्वार्टर्स तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम्म, 3 साल 5 साल प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ, स्पेशली टू स्टार्ट ऑफ विथ, शायद मैं 2-3 क्वार्टर ही प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये जो इसमें जो चेंज हुआ है जो ग्रोथ में, क्या ये 3-4 क्वार्टर और चल सकता है, ये सेम ग्रोथ रेट आ सकती है कि नहीं। वो अगर मैंने एस्टेब्लिश कर लिया, फिर मैं उसमें एक पोजीशन बनाता हूँ, और उसी इसी पैटर्न पे मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाता हूँ। तो ये जो डेल्टा चेंज वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे 25% एवरी ईयर वाली ग्रोथ कंपनी से ज्यादा 15% जो ग्रो कर रही थी, वो अब 25% अगर ग्रो करना चालू कर रही है, मुझे वैसे आइडियाज पे मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि वहीं पे मैंने जैसे बोला पैसे बनते हैं। और दूसरी बात, और जो मैंने सीखी, फोर्थ एंड फाइनल थिंग, कि मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा पैसा उन स्टॉक्स में बनता है जो नेग्लेक्टेड है, मतलब जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सो ये ऑब्वियस सी बात है, बट लॉट ऑफ टाइम्स हमको क्या लगता है कि जो कंपनी हमारे रेडार पे आती है, जिसका अर्निंग्स ग्रोथ डेल्टा जिसका दिखता है, वो कोई या तो अननोन कंपनी रहती है, या कोई कंपनी जिसका नाम भी नहीं सुना होगा आपने पहले, वैसी कंपनी रहेगी, या फिर इट विल बी समटाइम्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी, आप ये बोल सकते हैं कि 100% कॉर्पोरेट गवर्नेंस मे नॉट बी परफेक्ट, और यू मे नॉट नो अबाउट इट, मैनेजमेंट कैसा है, बट फिर भी आपको वो बेट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि अनसर्टनिटी में ही पैसा बनता है। अगर अगर सब कुछ ही अच्छा है कंपनी में और सब पूरे मार्केट को पता है, तो उसमें आपको पैसा ऑब्वियसली नहीं बनेगा। तो नहीं। ये जो ये मैं कैसे मैनेज करता हूँ, ये रिस्क मैनेजमेंट में करता हूँ अपने एलोकेशन से। सो आई हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ अबाउट 30 स्टॉक्स, तो अबाउट 2 to 3% एलोकेशन, 30 to 35 स्टॉक्स और 2 to 3% एलोकेशन। तो अगर मेरी कंपनी का जो मेरा जो एनालिसिस वो गलत हो भी गया, तो मेरे पोर्टफोलियो लेवल पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो अगर मैं समराइज करूं, तो बेसिकली मैं जो देखता हूँ, डेल्टा चेंज देखता हूँ कंपनी में, दैट इज द कोर थीसिस, कि मुझे डेल्टा चेंज इन ग्रोथ चाहिए, प्राइमरीली ग्रोथ, आई लुक एट ग्रोथ, एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग दैट इज नेग्लेक्टेड। सो ये जो चीजें जब जब मिक्स होती हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा बनता है, इफ यू गेट इट राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात प्रभाकर आपने बोली। मैं इसको समराइज करूं दर्शकों के लिए कि मोटा पैसा या मोटा वेल्थ बनना है तो मिडिल स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा आपको। मिडिल जी, स्मॉल कैप में आपको 2 साल से ज्यादा का विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तीसरी करेक्ट। चीज है कि आपको उसमें डेल्टा देखना पड़ेगा, यानी चेंज कैसे हो रहा है उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जी, पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो फिर आपको मोटा पैसा बनेगा। जैसे लोग कहते हैं, अब यार एस नरेन ने जब एक बार ये कहा था कि मिड और स्मॉल बहुत महंगे हैं साहब, बेच के निकल जाइए, मत लगाइए, एसआईपी बंद करिए, बहुत सारी बातें ऐसी हुई थी। तो जी, मैंने बहुत जी, सारे पर्सनल से बात की, तो जी, एक कॉमन चीज निकल गई जो अभी आपने स्टैब्लिश की, कि अगर आपको अल्फा जनरेट करना है तो फिर आपको मिड स्मॉल में जाना ही पड़ेगा। बड़े जी, वालों में 10-12% की नॉर्मल ग्रोथ बनेगी, तो अगर आप उससे हैप्पी है तो ठीक है, फिर आप अल्ट्रा लार्ज कैप में जाइए। लेकिन अगर मोटा पैसा बिल्कुल। बनाना है तो आपको स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा। और उसके लिए जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज, बहुत रिस्की होता है, तो आप लोग या तो समिति कैपिटल जैसी किसी कंपनी की मदद लीजिए। अपने हाथ खुद एक्सपेरिमेंट मत करिए, क्योंकि बहुत पढ़ाई लिखाई लगती है। मैंने पढ़ा भी सुना भी है कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, इसका फायदा मिलता है हमारे को। हाँ, मिलता है, काफी मिलता है, क्योंकि जो ये एनालिसिस करते हैं, जो डेटा क्रंचिंग करते हैं, जो काफी टेक्नोलॉजी यूज होता है। आजकल तो ऐसी ऐसी कोई जगह नहीं है शायद जहाँ टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता है, बट राइट। टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ होने से थोड़ा सा शायद एक एक्स्ट्रा एज मिलता है कंपेयर टू समबडी जिनको टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो हमने काफी टूल्स इंटरनली बिल्ड किए हैं, काफी मॉडल्स बिल्ड किए हैं, मतलब क्योंकि हम एवरी क्वार्टर ये जो पूरी मेरे ख्याल से 1,000 कंपनीज हैं, उनका अर्निंग्स एनालाइज करते हैं। इट इज अ हार्ड वर्क, इट इज ग्रंट वर्क,
उसके लिए बट हमने बहुत सारे टूल्स वगैरह बिल्ड किए हैं टू हेल्प अस डू दैट। और अभी एआई आ गया है, तो एआई से भी काफ़ी चीज़ें मतलब इजी हो गई हैं एनालिसिस करने में या कॉन कॉल्स के बारे में। क्योंकि आपको जो पहले जो कॉन कॉल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कॉन कॉल, पूरे कॉन कॉल में आपको एक लाइन मिल जाती है जिसमें पूरा का पूरा अल्फा होता है। तो ऐसा राइट। नहीं है कि आप सिर्फ एआई यूज कर रहे हैं तो, बट एआई से आपको थोड़ा बहुत हेड स्टार्ट मिल जाता है कि यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इंटरेस्टिंग बात हो रही है तो शायद आप फिर उसका कॉन कॉल पूरा जाके पढ़ सकते हैं। तो सो एआई भी यूज करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इसमें थोड़ा सा एक हेड स्टार्ट डेफिनेटली मिला है। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मिड और स्मॉल कैप की मैंने बात कही है, और साथ में मैंने वो पोर्टफोलियो एलोकेशन की भी बात कही है। और मैंने मतलब सोच समझ के ये बात करी है, क्योंकि मिस्टेक्स कहाँ पे होती है रिटेल इन्वेस्टर की, कोई उनको टिप दे देगा या कोई कुछ सुन लेंगे और वो काफी अपने पोर्टफोलियो का काफी बड़ा पैसा जाके एक स्टॉक में लगा देते हैं। राइट, उनका अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो उनका पोर्टफोलियो का जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो एक आर्ट है। वो वहां पे मार खाते हैं लोग, क्योंकि स्टॉक्स तो या तो मतलब कुछ काम करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको मार्केट में सरवाइव होना है। अगर आप मार्केट में सरवाइव हो गए और आपने एलोकेशंस की कोई मिस्टेक्स नहीं किए, तो अपने आप पैसा बनेगा। शायद थोड़ा कम बने थोड़ा ज्यादा बने वो अलग बात है, बट अगर आप मार्केट में 10 साल 15 साल 20 साल सरवाइव करेंगे तो डेफिनेटली, अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा, एज लॉन्ग एज आप एलोकेशन मिस्टेक्स ना करें। कि कोई भी बोले कुछ भी बोले, बियॉन्ड अ पर्टिकुलर एलोकेशन यू शुड नॉट इन्वेस्ट, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं मिड और स्मॉल कैप में काम करता हूँ, बट मेरा सबसे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आप अगर मिड और स्मॉल कैप में है तो यू हैव टू बी फेयरली डाइवर्सिफाइड। मिड और स्मॉल कैप में कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रन नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, तो वॉरेन बफेट की बात सुनते हैं, बट ये बात थिंक नहीं करते हैं कि वॉरेन बफेट कहाँ इन्वेस्ट कर रहा था, वो मिड और स्मॉल कैप में नहीं कर रहा था। वो कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और बैंक ऑफ अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा था। तो आप वॉरेन बफेट का कंसंट्रेशन लेके यहाँ पे मिड और स्मॉल कैप में अप्लाई नहीं कर सकते कि वॉरेन बफेट ने बोला है कंसंट्रेट करो। तो ये बात समझनी, मतलब पूरी बात समझनी इंपॉर्टेंट है कि आप मिड और स्मॉल कैप में अगर जा रहे हैं, डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत गलतियां हो सकती हैं। जब विनर मिलता है तो वो एक विनर आपकी 10 गलतियां भी निकाल देता है, बट यू हैव टू इंश्योर कि आप ओवर एलोकेट ना करें, और एटलीस्ट मेरे हिसाब से मिड और स्मॉल कैप्स में 25 to 35 और मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। प्रभाकर, बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बिल्कुल दो छोटे छोटे क्वेश्चन एक साथ जोड़ के मैं पूछ रहा हूँ। एक तो जैसे आपने कहा कि एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत सारे लोग पोजीशन साइजिंग को लेकर के गड़बड़ कर देते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो मान लीजिए आपने 30 रखे 25 रखे वॉट एवर, तो उसमें एक सिंगल स्क्रिप्ट में आप कितनी साइजिंग करते हैं, नंबर एक क्वेश्चन। और दूसरा, स्ट्रिक्ट रिस्क मेजर्स क्या लगाते हैं आप? सेकेंड पार्ट समझा नहीं मैं। रिस्क मेजर्स क्या होते हैं आपके, क्या रिस्क आप हेज करके चलते हैं कि ये रिस्क हो सकता है इसलिए इसको बहुत ध्यान रखना है? नहीं, पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैं इक्वल वेट करता हूँ, क्योंकि मैं देखा है कि जो स्टॉक मैं सोचता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करेगा वो कम अच्छा परफॉर्म करता है, और जो मैं सोचता हूँ कि ठीक ठाक है वो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो मैं इक्वल इक्वल, क्योंकि दैट इज हाउ मार्केट वर्क। क्योंकि ये बात समझनी जरूरी है कि अगर मुझे लग रहा है कोई स्टॉक अच्छा है क्योंकि उसका मैनेजमेंट अच्छा है, सेक्टर लीडर है, ये है वो है, तो वो बात सिर्फ मेरे को नहीं पता है ना, पूरे मार्केट को पता है। सो टू सम एक्सटेंट दैट इज ऑलरेडी इन द प्राइस। तो जो दूसरा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि अरे थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे ये, वो स्टॉक ज्यादा क्यों परफॉर्म करता है, क्योंकि पूरे मार्केट को लगता है कि वो स्टॉक रिस्की है, इसलिए उसका वैल्यूएशन स्टार्टिंग में कम होता है। जब उसका परफॉर्मेंस आता है तो उसका जो री रेटिंग है वो उतना ही ज्यादा फास्ट होता है। सो सो दैट इज द सो मैं इक्वल वेट करता हूँ, क्योंकि मैं आई अलाउ द मार्केट टू डिसाइड, मार्केट टू बी द जज। तो मैं अपना जो पैटर्न है उसके हिसाब से, मैंने जैसे बोला 25-30 स्टॉक लेता हूँ और इक्वल वेट करता हूँ। कि जिसको, क्योंकि कई बार जो स्टॉक आपको लगता है कि ज्यादा ऊपर चला गया वही और ज्यादा ऊपर जाता है। सो मैं उसको राइट। टिंकर नहीं करता हूँ। मैं स्टार्टिंग वैल्यूएशन अपना, जैसे मैंने बोला कि अबाउट 2.5 to 3% पे ये करता हूँ, और देन आई अलाउ इट टू रन। उसके बाद अगर वो डबल हुआ ट्रिपल हुआ, आई डोंट डिस्टर्ब इट टिल द टाइम माई थीसिस ऑन द स्टॉक चेंजेस। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल जो मेरे पास है वो ये है कि मैं जहां पे अर्निंग्स हैं,
आई ओनली बेट ऑन अर्निंग्स बैक्ड कंपनीज, मुझे डेटा चाहिए। तो जैसे आपने इनिशियली बोला कि स्टोरी पे मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कि कोई स्टोरी है कि अर्निंग्स आ जाएगा, ये होगा वो होगा, ऑर्डर बुक है, ये है वो है, आई विल नॉट गो इनटू दैट। तो वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स इज आई वांट डेमोन्स्ट्रेटेड अर्निंग्स। तो अर्निंग्स शुड बी ऑन द टेबल। अर्निंग्स अगर टेबल पे है तो मैंने देखा है कि आपको बहुत ही कम इंस्टेंसेस में आप मतलब बहुत बड़ा लॉस होगा। इफ योर अर्निंग्स ऑन द टेबल, देन इवन इफ द नेक्स्ट क्वार्टर द स्टॉक डजंट परफॉर्म एज वेल, शायद आपको 15-20% लॉस हो, बट बहुत बड़ा लॉस जैसे कि कंपनी गायब हो गई या कंप्लीटली जीरो हो गया, वैसे सब सिचुएशंस बहुत कम आते हैं। तो दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट थिंग। सेकंड इज, मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ जब मैं पिक करता हूँ कंपनीज, जैसे आपने इनिशियली बोला कि कहाँ पे एक थीमेटिक टेलविंड है। तो थीमेटिक टेलविंड जो बोलते हैं, बेसिकली हाउ डू यू आइडेंटिफाई थीमेटिक टेलविंड? तो थीमेटिक टेलविंड इज नथिंग बट, मेरा जो डेफिनेशन है कि जहां पे अबव एवरेज टॉप लाइन ग्रोथ अगले 1 साल 2 साल के लिए आपको दिख रही हो एटलीस्ट, अगर आपको अगले 1-2 साल के लिए अबव एवरेज टॉप लाइन ग्रोथ का वहां पे आपको दिख रहा है कि वहां पे आ सकता है, सो दैट इज अ थीमेटिक टेलविंड, क्योंकि वहां पे उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि ऑल ऑफ दीज कंपनीज कैन कंटिन्यू टू ग्रो एट दैट, लेट्स से 25%, 30%, 35% फॉर एटलीस्ट 7 to 8 quarters और 8 to 10 quarters. So that is what I call a thematic tailwind. So मैं ट्राई करता हूँ कि, क्योंकि अगर ये आपके पास एक टेलविंड रहता है तो ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आप थीमेटिक टेलविंड के पीछे हैं तो इसमें इंस्टीट्यूशनल पैसा आता रहता है, तो ये स्टॉक ज्यादा गिरते नहीं है। जब थीम खत्म हो जाता है तो सबसे ज्यादा गिरते हैं ये, बट जब थीम चल रही होती है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बढ़ता रहता है, इसमें आता रहता है, तो इस स्टॉक को एक सपोर्ट रहता है क्योंकि यहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी है। तो थीमेटिक टेलविंड्स पे फोकस करता हूँ कि थीमेटिक टेलविंड्स कहाँ पे हैं। मोस्ट नंबर ऑफ स्टॉक्स विल बी इन माय पोर्टफोलियो विल बी जहाँ पे थोड़े बहुत थीमेटिक टेलविंड्स हैं। सो ये ऐसे मैं रिस्क मैनेज करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग प्रभाकर भाई, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, नैरेटिव वर्सेस रियलिटी। बहुत जबरदस्त ये मार्केट में चलता है, न्यूज चलती है, न्यूज़लेटर्स आते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरी की, ये तो 10-20 साल ये स्टोरी चलेगी इसमें ये, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज रिसेंट बायस में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को सुनने को मिली हैं, वो अलग अलग तरीके की होती हैं। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रियलिटी वर्सेस नैरेटिव्स है, इसमें कॉमन सेंस और डेटा कैसे अप्लाई किया जाए? कुछ लोग कहते हैं यार कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, कुछ लोग कहते हैं नहीं डेटा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में कोई संबंध है या नहीं है, या नैरेटिव या रियलिटी सबसे कैसे डील करते हैं आप? नैरेटिव्स को मैं डिसरिगार्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि मतलब मार्केट में नैरेटिव काम करता है, क्योंकि नैरेटिव नैरेटिव अगर स्टोरी नहीं रहेगा एक, तो सी अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, आई थिंक वो कौन सा बुक था, बहुत ही पॉपुलर हिस्ट्री एक बुक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, बट बेसिकली उसमें वो क्या आर्ग्यूमेंट करता है कि हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो स्टोरी मतलब स्टोरी टेलिंग की वजह से ही इतना एक्सपांड हुआ है। हमारे जो नॉलेज है वो स्टोरी टेलिंग से ही, अगर आप हमारे भी पुराण देखेंगे या सब, स्टोरी टेलिंग से ही नॉलेज ये होता है, स्प्रेड होता है। तो स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो एज अ ह्यूमन राइट, वो हम लोग बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं, वो बहुत बहुत जल्दी हमको अट्रैक्ट करता है। तो स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बट उसका गलत भी फायदा उठ सकता है और आप उसको करेक्ट वे से भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई स्टोरी, एटलीस्ट मैं कैसे डिफरेंशिएट करता हूँ कि अगर आपको कोई नई स्टोरी उभर के आ रही है, तो यंग एंड ओल्ड, मतलब कुछ अगर नया है और पुराना है, ये डिफरेंशिएशन आपको करना है। अगर कुछ नया स्टोरी उभर के आ रहा है, कोई नया नैरेटिव उभर के आ रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ तो यहाँ पे मैं, ये शायद पीटर लिंच की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो वो बोलता है कि जो आपको आपके डे टू डे लाइफ में दिखता है नया कुछ, तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए या उसमें आप सोचिए उस बारे में कि वहां पे कोई कंपनी है क्या, उसका क्या परफॉर्मेंस है। ऐसे काफी एग्जाम्पल है, रॉयल एनफील्ड है, मतलब जो जिसमें अगर आप पैसा उस टाइम डालते तो इट वाज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। हम लोग भी कॉलेज में थे, हम देख ही रहे थे, हमारे सामने ही हो रहा था सब कुछ।
राइट। सो पेज इंडस्ट्रीज हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, हजारों एग्जांपल्स है मार्केट में। तो द वे टू डिफरेंशिएट है कि कुछ नया अगर उभर, जैसे एआई आया लास्ट 2-3 साल पहले, एआई उभर के जब चैट जीपीटी जब रिलीज हुआ, तो नया, अगर नया कुछ है तो उसमें पैसा बन सकता है, नैरेटिव में भी पैसा बन सकता है। बट अगर कोई नैरेटिव मतलब 2-3 साल पुराना है या उससे भी ज्यादा अगर पुराना हो चुका है, देन यू हैव टू स्टार्ट बिकमिंग केयरफुल, क्योंकि ये बात मतलब ये धीरे धीरे फैलता है। आजकल तो जल्दी फैल जाता है, पहले धीरे धीरे फैलता था। आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत जल्दी चीजें फैल जाती हैं। तो पहले जो 5 साल का जो टाइम लगता था रॉयल एनफील्ड को, अभी पूरी की पूरी री रेटिंग शायद 2 साल में हो जाएगी। तो अगर कुछ चीज आप बहुत टाइम से सुन रहे हैं तो और उसका री रेटिंग हो चुका है, स्टॉक्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो चुके हैं, तो वो जो नैरेटिव्स जो आ रहे हैं उस पर आपको केयरफुल रहना चाहिए। बट कुछ नया अगर उभर के आ रहा है, जो बात आपने सुनी नहीं है और जिसके स्टॉक्स के नाम आपने सुने नहीं है, कोई नई कैटेगरी आ रही है, फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जो नैरेटिव्स, जैसे मैंने बोला कि दो दो साइड हैं, तो यंग एंड ओल्ड, अगर यंग नैरेटिव है तो आपको ध्यान देना चाहिए, पैसा बहुत बड़ा पैसा बन सकता है उसमें। और अगर ओल्ड नैरेटिव है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ओल्ड नैरेटिव कब ओल्ड होगा वो बोल नहीं सकते हैं। कुछ ट्रेंड्स बहुत लंबे चलते हैं, वी कैनॉट, देयर इज नो फॉर्मूला नहीं है कि इतना ही चलेगा। तो बट आपको मेंटली आपको केयरफुल होना चाहिए, आपके एलोकेशंस आपको थोड़े सोचने चाहिए शायद। अगर आपके एलोकेशंस उसमें हाई हैं जहाँ पे ओल्ड नैरेटिव चल रहा है, वहां पे शायद आपको थोड़ा बहुत कट डाउन करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं सोचता हूँ नैरेटिव के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये बताइए कि आपको आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, क्या चीज ऐसी अट्रैक्ट कर रही थी कि आप मार्केट में आ गए और फंड मैनेजर बन गए? तो बहुत सारे लोग, अच्छा आप तो उस इलाके से हैं जो पूरी इंडिया का सिलिकॉन माना जाता है, तो आप इंजीनियरिंग करके फिर मार्केट में कैसे आ गए? नहीं, मार्केट में बहुत यंग एज, मैं 10th स्टैंडर्ड से मार्केट में घुस गया हूँ, व्हेन आई वाज 16। या सो आई एंटर्ड द मार्केट। मेरे मामा जी थे वो, मतलब मैं एक्चुअली दिल्ली में पला बड़ा हूँ, मेरे डैड बैंक में थे, तो हमारे ट्रांसफर्स होते रहते थे, तो मोस्ट ऑफ माई स्कूलिंग मैंने दिल्ली में की है। तो छुट्टियों के टाइम हम लोग यहाँ पे आते थे। मेरे जो मामा जी थे, उनके साथ में, वो मार्केट में थे, वो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करते थे, उनके साथ में बैठ के सीखता था। तो वहां पे मुझे 2-3 बातें समझ में आ गई बहुत जल्दी कि एक तो कि ये जो मार्केट है, मैंने पहले भी बोला है, ये जिसको मैं बोलता हूँ कि सिंगल प्लेयर गेम है, कि आप हैं और मार्केट है, बाकी और किसी की जरूरत नहीं है आपको। सो ये आपका इंटेलेक्ट है, आपका रीडिंग है, आपका एनालिसिस है और मार्केट है। तो ये मेरे पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, तो मेरे पर्सनालिटी के लिए ये अच्छा है कि कुछ पढ़ के एनालाइज करके उसमें पैटर्न्स देख के, ये सब मेरे स्ट्रेंथ्स मैंने अपने आप में ऑब्जर्व किए हैं कि ये मुझे अच्छा लगता है करना। तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा मार्केट के बारे में। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला कि इट इज, मतलब उसमें कुछ सक्सेस के लिए इसमें कुछ पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। ये आपका स्किल सेट है, आप हो और मार्केट है, जैसे मैंने बोला आप हो और मार्केट है। इफ यू आर गुड यू आर गुड, इफ यू आर बैड यू आर बैड, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है। यहाँ पे कुछ ये नहीं है। आप, आपका कैपिटल है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसमें मैं जो बोलता हूँ मेरिटोक्रेसी है, यू नो, इट्स कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड, इसमें कुछ मतलब दो राय नहीं है। और तीसरी बात, इंटेलेक्चुअली बहुत स्टिमुलेटिंग है। मतलब अभी तो ऐसे एक पॉइंट पे मतलब पैसे बनाना अभी मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मार्केट के साथ एंगेज होकर रहना, क्योंकि इसमें हर चीज है, इसमें फाइनेंस है, मतलब इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें बिहेवियर है, इसमें साइकोलॉजी है, प्रोबेबिलिटी है, सो मेनी डिफरेंट वेरीड थिंग्स, राइट। इंटेलेक्चुअली बहुत स्टिमुलेटिंग है। और इसीलिए आप देखेंगे कि स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, राइट, दे आर इन्वॉल्व इन द मार्केट, वेदर इट इज इन द यूएस, क्योंकि इतना। कंप्लीटली। और मार्केट को आप पकड़ नहीं सकते हो, मार्केट को आप ये, यू कैनॉट, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। आप समझोगे आप एक्सपर्ट हो, मार्केट, मतलब मार्केट चेंज होता रहता है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग। मार्केट का जो टेक्सचर है, मार्केट का जो पैटर्न्स है, वो चेंज होते रहते हैं। तो ये जो गेम है ना, मतलब कि आप मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हो, उसको एक फ्रेमवर्क में डालने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी चेंज हो रहा है, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग है। सो ये 3-4 चीजें मुझे मतलब काफी जल्दी पकड़ में आ गई। और जैसे मैंने बोला कि इंटरेस्ट बढ़ता गया, काफी एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने, जैसे मैंने बोला आई स्टार्टेड विद वैल्यू इन्वेस्टिंग, और कंप्लीटली आई एम सेल्फ टॉट।
मैंने कोई फाइनेंस का कोर्स नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मैंने। एवरीथिंग आई हैव लर्नड ऑन माय ओन, एवरीथिंग आई हैव लर्नड बाय डूइंग। और मैं कोई भी, अरे अभी बहुत सारे इंटर्न्स वगैरह मेरे पास आते हैं मेंटोरशिप के लिए, मतलब जनरली बात करने के लिए। तो मैं बोलता हूँ कि आपको मिनिमम 5 से 10 साल देने पड़ेंगे। तो उसी में वो लोग थोड़ा डर जाते हैं कि अगर आपको वाह। मार्केट समझना है, तो ऐसे ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई बुक पढ़ लो या आप कुछ बैठ के प्रैक्टिस कर लो। आपको पाँच एटलीस्ट 5 साल तो देने पड़ेंगे, 5 साल, एटलीस्ट 2 साइकिल्स इन द मार्केट। आपको जी। इन्वेस्ट करना है और आपको सीखना है, और तभी सीख पाओगे। सो ये मतलब थियोरेटिकल एक्सरसाइज नहीं है। तो इसमें आपको पैशन चाहिए। और ये 9 to 5 भी नहीं है, ये 24/7 जॉब है। दिमाग, it has to keep, it has to, you have to keep thinking, you have to keep thinking, you have to keep observing the market, you have to keep learning कि अभी इस सीजन में मार्केट में क्या हुआ, क्या हो रहा है, हाउ इज द मार्केट बिहेविंग, बेयर मार्केट में कैसे बिहेव करता है, बुल मार्केट में कैसे बिहेव करता है, कंसोलिडेशन में कैसे बिहेव करता है, स्टॉक्स जैसे मैंने बोला ऊपर क्यों जाते हैं, स्टॉक नीचे क्यों जाते हैं। तो काफी चीजें हैं जो, अगर आप एक जस्ट मुझे पैसा बनाना है और इस माइंडसेट से अगर आप आओगे, तो आप कभी भी मार्केट को पकड़ नहीं पाओगे। यू हैव टू बी करेक्ट। कंप्लीटली ऑल इन। तो ये बात है। प्रभाकर, अगर मैं इसको मेटाफर करूं, तो आपने बचपन में एक 14-15 साल की उम्र में आपने एक गर्लफ्रेंड बनाई और उसको आज तक आप चेस कर रहे हैं, उसके नखरे जी उठा जी रहे हैं उसको जी समझने जी। की कोशिश कर रहे हैं, और 24/7 आपके दिमाग में वो गर्लफ्रेंड रहती है, राइट? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये अदरवाइज भी सच है कि अगर आपने यस यस। मार्केट में अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो फिर आप उससे छूट नहीं सकते हैं, आपको 24 घंटे उसके जैसे बारे में सोचिए। गर्लफ्रेंड को आपको अटेंशन देना होता है, ऐसे आपको मार्केट को अटेंशन देना पड़ेगा। अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो आप मार हाँ। खाएंगे। आपको अटेंशन देना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बताइए, आप तो अटेंशन। दिल्ली में, आप कह रहे हैं कि आपका बचपन दिल्ली में गुजरा है, तो छोले भटूरे या डोसा इडली, क्या नहीं नहीं, पसंद छोले थे? भटूरे, छोले छोले भटूरे। छोले भटूरे, वाओ। जी जी। नहीं और ये तो मतलब, कमाल हो गया, मतलब कि मैंने बहुत दिन बाद सुना कि किसी को छोले भटूरे पसंद आ। मुझे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी नॉर्थ को ही बिलोंग करता हूँ। तो अभी दिल्ली जाना होता है कि नहीं होता, कि छोले भटूरे खाने दिल्ली जाना है, नहीं या वही आपके अपने इलाके में मिल नहीं जाता है? नहीं नहीं, अभी तो हर जगह सब कुछ मिल जाता है। बट अभी कम हो गया, दिल्ली गए बहुत टाइम हो गया। आप दिल्ली में, कि आप कहाँ बैठते हैं? नहीं, मैं तो मुंबई में रहता हूँ। मुंबई मुंबई में। लेकिन हाँ, मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ, तो उधर अच्छा पूरा अच्छा। नॉर्थ ही मान लीजिए आप उसको, लखनऊ दिल्ली वल्ली सब वैसे ही है। जी 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 जी। तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, ये बताइए फिर आपकी, अब हम लोग ने इतना समझा, आपके बारे में समझ लिया, और बहुत अच्छी बात हमें पता लगी कि आप मार्केट को कितना प्यार करते हैं, कि 24 घंटे उसके बारे में सोचते हैं। तो इस समय, जैसे हमने कहा था कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय थीमेटिकली आपको क्या चीजें अच्छी लग रही हैं मार्केट में, क्या चीजें बुरी लग रही हैं, विदाउट नोइंग कि हम कोई स्टॉक का नाम नहीं लेंगे, लोगों के रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन कोई थीम, कोई सेक्टर, कोई स्टोरीज जो आपको अच्छी लग रही हो, जिसपे आप बेट कर रहे हैं। I made a small note. So basically, मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना कि यंग, और मतलब अभी जो काफी नैरेटिव्स जो मार्केट में हैं, वो मेरे ख्याल से थोड़े ओल्ड हो रहे हैं। मतलब ज्यादा ओल्ड नहीं हुए हैं, बट मेरे ख्याल से मोर देन 60-70% हो गया है। तो भी नए नैरेटिव्स जो आएंगे, नए स्टोरीज, वो शायद नेक्स्ट साइकिल में आएंगे, पता नहीं क्या आने वाले हैं। बट थोड़े बहुत जो मुझे लगता है कि उनमें लॉन्ग टर्म अर्निंग्स कंपाउंडिंग है। सो ऑब्वियसली डिफेंस इज वन ऑफ देम, राइट। अभी अभी काफी हॉट है, कभी काफी ओवर वैल्यूड है। बट मेरे मेरे ख्याल से 10 ईयर स्टोरी है, इट इज नॉट अ 1-2 ईयर स्टोरी। क्योंकि उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उतना सारा पैसा इसमें है। और जो ये जो मोमेंटम जो चालू हुआ है विद इंडिजिनाइजेशन का, और कंपनीज अभी भी मतलब, आई थिंक दे आर स्टिल ग्रैपलिंग विद, वो भी स्टार्ट ही कर रहे हैं। मतलब इतने साल में तो सिर्फ उनको ये बताया गया है कि हम इंडिजिनाइज करने वाले हैं, वो लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अगर आप कॉन कॉल्स पढ़ेंगे, तो कंपनीज आर नॉट प्रिपेयर्ड, राइट। तो उतना उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। सो इट इज अ मोर ऑफ अ कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी नाउ, मेरे ख्याल से, क्योंकि जो उसका जो पी री रेटिंग है वो काफी हद तक हो चुका है। बट आई थिंक इट इज नॉट अ 1-2 ईयर स्टोरी, इट्स अ 10 ईयर स्टोरी। सो डिफेंस डेफिनेटली वन। उसमें भी आई थिंक वन हैज टू बी केयरफुल ऑफ शेडी कंपनीज। एंड अभी भी सब लोग आजकल डिफेंस में घुस रहे हैं, डिफेंस में एक्विजिशन कर रहे हैं, डिफेंस में सब्सिडरी बना रहे हैं। सो अगेन, स्टोरी वर्सेस अर्निंग्स में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफेंस इज डेफिनेटली वन।
मेरे ख्याल से एआई जो थीम है, राइट, वो अभी प्ले आउट हो रहा है। मेरे ख्याल से इट इज अगेन अ थीम विच कैन continue to grow for next many years, at least 2 to 3 years, if not more. इंडिया में एआई खेलने के तरीके सिर्फ दो ही हैं, एक है पावर और एक है डेटा सेंटर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई एआई प्योर प्ले एआई कंपनीज यहाँ पे नहीं है अभी। तो आई थिंक पावर कंपनीज, बिकॉज यूएस में भी पावर का काफी डिमांड होने वाला है, यूरोप में भी होने वाला है, जहां जहां पे ये एआई का डेटा सेंटर्स रन करेंगे वहां पे पावर का डिमांड होने वाला है। तो जनरली आई थिंक पावर इज समथिंग दैट हैज बीन डूइंग वेल, बट पावर और डेटा सेंटर्स इज वन मोर थीम वन शुड फोकस ऑन। एक जो नया थीम आ रहा है वो ये GLP-1 ड्रग्स का है। जो GLP-1 ड्रग्स बेसिकली आर दिस वेट लॉस ड्रग्स, जो ओजेम्पिक वगैरह, जो काफी ऑफ पेटेंट जाने वाले हैं इस साल। और इनका जो इनिशियल जो रिव्यूज आ रहे हैं इनिशियल, कि लोगों का काफी हद तक हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रहा है, बिकॉज दे आर ईटिंग लेस। उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और डेफिनेटली होंगे, बट बाकी मार्कर्स जैसे कोलेस्ट्रॉल हो, लॉट ऑफ अदर मार्कर्स आल्सो आर इम्पैक्टिंग पॉजिटिवली। तो GLP-1 जो है वो अक्रॉस द ग्लोब एक बहुत बड़ी चीज बन सकती है। तो इट हैज अ वेरी हाई पोटेंशियल। तो जो GLP-1 में जो काम कर रहे हैं कंपनीज, दैट इज वन बिग अपॉर्चुनिटी। Connected to that, CDMO itself is a big opportunity because जो चाइना से, आज शायद एक गोल्डमैन का रिपोर्ट आया है, चाइना से जो यूएस कंपनीज बाहर निकल के दूसरों को CDMO का आउटसोर्स करना चाहती थी, वो एक्चुअली अभी ऑन द ग्राउंड स्टार्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट 4 to 5 years, आई थिंक CDMO, whether it is peptides, whether it is biologics, वहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स है विद इन CDMO। आई थिंक दैट इज अ बिग मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी। और जैसे हम लोगों ने बात किया SIP का, द फ्लो का, जो पैसा बाहर नहीं जा सकता है, तो वेल्थ मैनेजमेंट ऑब्वियसली बिकम्स अ बिग अनदर बिग थीम, राइट? वेल्थ मैनेजमेंट एंड द एंसिलरीज, जैसे एक्सचेंजेस हो गए, अदर थिंग्स, बट वेल्थ मैनेजमेंट is one big theme. Other than that, I think value retail is also coming up in a big way. Value retail is, I think Trent is the best example, but there are some other smaller companies also. क्योंकि इंडिया में क्या हो गया है कि एक हाई एंड लग्जरी बहुत अच्छा कर रहा है, जो मिडिल क्लास है इज नॉट नॉट सो मच, बट आई थिंक वैल्यू रिटेल, राइट, जो मतलब काफी कम पैसों में जो कपड़े मिल रहे, मतलब जो हाई टर्नओवर, उस टाइप की चीजें, क्योंकि दैट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑल्सो फाइनेंशियली, उनका फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, राइट? मिडिल क्लास तो बस टैक्स 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 में ही फंस गया है, बट आई थिंक द टॉप एंड एंड द बॉटम एंड बोथ आर एक्सप्लोडिंग. So value retail as a category also, I think, has a long tailwind, according to me. So I think these are some of the, I think, key narratives. इसमें कुछ नया नहीं है. I think, like I said, ये जो play out कर रहे हैं, शायद कुछ नए narratives आएंगे. जो दो तीन चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, मोस्टली आई थिंक बायोलॉजी और बायोलॉजिक्स में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, मतलब मेडिकल इनोवेशन में. और आई थिंक उस एरिया में इंडिया में तो उतना कुछ प्योर प्ले नहीं है. आई थिंक मोस्ट लाइकली CDMO इज द ओनली वे टू प्ले इट, बट आई थिंक दैट इज वन एरिया वेयर अ लॉट ऑफ R&D रिसर्च इज गोइंग ऑन. सो वहां से शायद कुछ निकल के आए, बट आई थिंक दीज वंस, टू समराइज, आई थिंक डिफेंस, पावर, डेटा सेंटर्स, GLP-1, CDMO, wealth management and value retail. Perfect. These are the some sectors where we can bet on or wait for the some emerging sectors in the new cycle. So प्रभाकर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपने हमें बताई. अब चूंकि आपने नॉर्थ वर्ल्ड का जिक्र छेड़ा, तो मुझे दो चीजें आपसे पूछनी है. एक तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी एक बुक आप हमारे दर्शकों को रेकमेंड करेंगे जिनको जरूर पढ़नी चाहिए, आपके न्यूज लेटर के अलावा. वो तो पढ़ना ही चाहिए, अगर उनको मिल जाए तो जरूर पढ़ें, क्योंकि मैं पर्सनली पढ़ता हूँ तो बहुत इंसाइट होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है मुझे. और दूसरा, आजकल मैं साउथ की फिल्में बहुत देख रहा हूँ, बहुत सी देख रहा हूँ, बहुत मजा आता है मुझे, और एक्चुअली बहुत अच्छी होती हैं वो. तो कौन सी फिल्म आप एक रेकमेंड करेंगे? साउथ की फिल्म तो मैंने भी कोई खास, आपने ये तो देखी होगी ना, कांतारा तो देखी होगी हाँ, कि नहीं कांतारा. नहीं, देखी? आप बॉलीवुड के फैन हैं, क्योंकि आप दिल्ली में रहे, तो हो सकता है आपको बॉलीवुड भी ज्यादा अच्छी लगती हो. नहीं नहीं, अभी लास्ट कुछ सालों से तो मैंने टीवी देखना ही बंद कर दिया है क्योंकि OTT वगैरह पे इतना ज्यादा कंटेंट है और क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी बहुत अच्छा है वहाँ पे. हाँ, हाँ. तो पूरा का पूरा अभी जो भी देखता हूँ मैं, मतलब मोस्टली OTT पे ही देखता हूँ. लास्ट सीरीज कौन सी देखी है आपने?
या कोई मूवी? लास्ट सीरीज एक सीरीज देखी थी मैंने, आई थिंक इट वाज कॉल्ड फौदा, FAUDA. यस 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 यस, वोडा। So I think, yeah, it was about, I think it is that same, that Mossad and Israel and all of that, you know. तो वो देखी थी मैंने मैंने। फौडा उस समय देखी थी प्रभाकर, जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था। अच्छा और अच्छा, वो शायद मैं। उस समय वो मतलब वो उसके सबटाइटल्स पढ़े मैंने और हिब्रू सुन रहा था मैं, तो समझ में जी कुछ जी नहीं आ रहा था, लेकिन इतनी ग्रिपिंग थी वो कि मैंने पूरी सबटाइटल्स पे उसके दोनों तीनों सीजन देखे। एक लेटेस्ट सीजन बाद में आया, मैंने वो भी देखा। जी। फौडा एक्चुअली बहुत ही कमाल की सीरीज है, इसमें कोई शक नहीं। बुक बुक कौन सी पढ़नी चाहिए? एक जो जरूर पढ़नी चाहिए, इररिस्पेक्टिव, जरूरी नहीं कि वो मार्केट की हो, एनीथिंग आपको लगता है कि लाइफ को समझने के लिए या मार्केट को समझने के लिए या अपने आप को समझने के लिए एक कोई चीज पढ़ना चाहिए। मार्केट को समझने के लिए मैं दोनों आपको ऑप्शंस देता हूँ कि काफी बुक्स मैं पढ़ता हूँ एक्चुअली। मैं अपना हाँ किंडल जस्ट ओपन कर रहा हूँ। तो हाँ काफी बुक्स में पढ़ता हूँ। मार्केट को मतलब जो मैं सबको बोलता हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बेसिक सी लगती है बुक, बट उसमें आपको मार्केट का पूरा सार समझ में आ जाएगा। व्हाट इज दैट इज वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। मैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ये बुक किसी मतलब रैंडम इंसान ने नहीं लिखी है। ही वॉज अ फंड मैनेजर फॉर मोर देन 30 years। प्रैक्टिकली उन्होंने फंड मैनेज किया है, एट द टॉप ऑफ द क्वार्टाइल परफॉर्मेंस दिया यूएस में फॉर द मेगलान फंड विच ही यूज्ड टू मैनेज। और एट द टॉप वो अपना फंड मैनेजमेंट छोड़ के बाहर गए हैं। तो पूरा का पूरा मतलब स्टॉक को आपको, मार्केट को आपको कैसे समझना है, मार्केट के करेक्शंस को आपको कैसे समझना है, स्टॉक को कैसे समझना है, स्टॉक में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, स्टॉक्स को कैसे कैटेगराइज करना है, पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब ये एक जो बुक है, ये आपको मतलब मेरे ख्याल से मैंने एटलीस्ट 5-6 बार पढ़ी होगी। और अभी भी कभी कभी मैं जाकर उसको रेफर करता हूँ, क्योंकि हर एक लाइन इसमें मतलब यू कैन मेक आउट की जो मार्केट में जिसने प्रैक्टिशन, मतलब काफी लोग बुक लिखते हैं जिन्होंने मतलब जो खुद इन्वेस्ट नहीं करते मार्केट में, शायद जर्नलिस्ट होंगे या कुछ होंगे, मतलब बट इन्होंने फंड मैनेज किया है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। तो ये जो एक बुक है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, ये मैं सबको बोलता हूँ कि वॉरेन बफेट, उन सबसे भी ज्यादा अगर आप ये वाली बुक पढ़ लेंगे तो आपको प्रैक्टिकली आप इन्वेस्ट करने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। So from a market point of view, definitely that is one book. Other than that, I think market point of view, आपको थोड़ा बहुत मतलब अगर प्राइस एक्शन वगैरह समझना है तो आई थिंक मार्क मिनरविनी की बुक्स हैं। उनका ओके। स्ट्रैटेजी आपको नीड नॉट फॉलो, बट उनके रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स वगैरह काफी अच्छे उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। तो आई थिंक मार्क मिनरविनीज बुक्स आर क्वाइट क्वाइट गुड। मतलब अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल या प्राइस एक्शंस वो सब समझना है तो, सो दैट इज अबाउट द मार्केट। आई थिंक टू बुक्स आई वुड सजेस्ट, राइट। वन इज कैल न्यूपोर्ट बोल के, जिन्होंने एक बुक लिखी है डीप वर्क। डीप। डीप वर्क, हाँ। सो ये एक बुक है जिसने काफी आई थिंक मुझे हेल्प किया है। सो उनका जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब अभी बहुत ज्यादा हम लोग डिजिटल डिवाइसेस वगैरह पे इतना हम लोग एंगेज रहते हैं कि मतलब मोबाइल फोन दूसरे रूम में अगर आप रख के 1 घंटा या 1.5 घंटा अगर आप एक चीज पे फोकस्ड काम करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो मतलब 10x हो जाएगा। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने अच्छे, बहुत ही काफी फेमस ऑथर है कैल न्यूपोर्ट। तो उनकी जो डीप वर्क वाली जो बुक है, आई थिंक दैट इज वेरी गुड बुक दैट एवरीबडी शुड डेफिनेटली रीड एंड अप्लाई ऑल्सो। वो बोलते हैं कि उन्होंने वो एमआईटी के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं, और बुक्स उन्होंने मेरे ख्याल से 7-8 बुक्स लिखी हैं। बोलते हैं 1-2 घंटा अगर आप दिन में डीप वर्क अगर आप कॉन्सेप्ट इम्बाइब करेंगे और करेंगे तो आपका जो आउटपुट है, आपका जो प्रोडक्टिविटी, वेदर यू आर राइटर, वेदर यू आर एनालिस्ट, इट विल जस्ट स्काई रॉकेट। क्योंकि हम लोग उतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि हम लोग एक चीज पे अगर मतलब काम करना हम लोग भूल गए हैं। तो दैट इज वन बुक। एंड आई थिंक वन मोर बुक आई वुड सजेस्ट इज एक और बुक है जो मैंने ट्विटर पे कहीं पढ़ा था मैंने, बट मैंने टॉक्स ऑन द गीता। ओके, ओके, इट इज टॉक्स कॉल्ड ऑन गीता, यस। टॉक्स ऑन द गीता। It's a book I think by written by Vinoba Bhave.
he explains chapter by chapter concepts of Gita in a very simple term, in a very मतलब जो हम लोगों को समझ में आ सके कि आप लाइफ में उसको कैसे ये कर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक दीज वुड बी माय रिकमेंडेशंस। वेरी इंटरेस्टिंग प्रभाकर, ये जो आपने डीप वर्क बताई ना, ये हम लोग अपनी लाइफ में आज भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब मुझे कोई शो करना होता है या कोई चीज बनानी होती है, तो सचमुच फोन 2 घंटे साइड में रख दो, टीवी अलग हट जाए, लैपटॉप अलग हट जाए, तो आप पेपर पेन लेकर के वो जो बनाते हैं ना, वो आप पूरे दिन में नहीं बना सकते जो आप उस 15 मिनट में बनाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट कि आप थोड़ा ये डिजिटल डिटॉक्सिंग करिए, तो ही आप डीप वर्क अच्छा सा काम कर पाएंगे। प्रभाकर, शानदार चर्चा रही, बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। होपफुली जो लोग सुन रहे हैं इनको, तो वो इसकी लर्निंग लेंगे कि अल्फा क्रिएट करना है, वेल्थ बनानी है, तो मिड कैप में जाना पड़ेगा। 2 साल का विजिबिलिटी रखिए और प्लीज हाथ मत जलाइएगा अदरवाइज एलोकेशन करके या गलत सलत स्टॉक लेकर के। किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए, खुद समझ में नहीं आता है तो किसी समिति कैपिटल या कोई और जो आपको अच्छा लगे उसको पैसे दीजिए, वो मैनेज करें, क्योंकि ये रिस्की एरिया होता है, इसमें बहुत पढ़ाई चाहिए। वो खुद बता रहे हैं कि 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, या मार्केट के साथ उन्होंने अपना ऐसा एक लव अफेयर चला रखा है। तो वो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज हाथ मत जलाइएगा। लेकिन ये बात सच है कि अल्फा बनाने के लिए, ज्यादा वेल्थ बनाने के लिए आपको मिड स्मॉल कैप में जाना ही पड़ेगा। तो प्रभाकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया बातचीत कर करके, और बहुत अच्छा लगा कि आपको छोले भटूरे पसंद है, जो कि मेरा भी फेवरेट फूड है। थैंक यू सो थैंक यू मच सर। सर। हम लोग फिर किसी नए टॉपिक पे किसी और दिन हम लोग बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू